अफसाना आर्ट गैलरी। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। वो हस्बे मामूल सीढ़ियों पर बैठा बिटर बिटर अपने आगे पीछे दाएं बाएं भागती सड़कों को देख रहा था। कुछ अर्सा पहले बारिश का एक तूफानी रेला आ चुका था और हर चीज भीग गई थी। इससे कुछ अर्सा पहले मतला साफ था और सामने वाली सड़क पर से एक जुलूस गुजरा था। लोग चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रहे थे। उसने जुलूस देखकर एक अंगड़ाई ली थी। इसके साथ ही उसे उबकाई आ गई थी। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपने हल्क में से अजीबो गरीब किस्म की आवाज निकाली थी। वो उस आवाज पर खुद भी हैरान हो उठा था जब रास्ता चलते एक आदमी ने जुलूस में उठाया हुआ एक मोटो पढ़ते हुए उसकी उबकाई की आवाज सुनी और पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा था और फिर मोटो पढ़े बगैर ही अपने रास्ते पर चल दिया था। उसने अपने सामने वाली भीगी हुई सड़क पर देखा, अब वहां कुछ न था। बारिश बंद हो चुकी थी और लोग बिला मकसद या किसी मकसद के तहत उस पर चल फिर रहे थे। उसे याद आया, इससे भी कुछ अर्सा पहले उसने एक और जुलूस देखा था। उन लोगों के लिबास और वज़ाक़ता भी ऐसी ही थी जैसी कि दूसरे जुलूस वालों की। उनके हाथों में भी मोटो पकड़े हुए थे और वो भी चिल्ला चिल्लाकर नारे लगा रहे थे। वो हैरान हुआ कि वो नारे और ये नारे अब किसी जगह मौजूद नहीं हैं। फजा में उभर कर अपने वजूद का मातम मनाकर कब्रिस्तान की सूखी घास के साथ जल गए हैं। और फिर बड़े जोर से बिजली चमकी थी। तेज हवा और बारिश, एक जोरदार तूफानी रेला जो अभी अभी खत्म हुआ था, लेकिन वो बदस्तूर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। अंदर कैफे में गपबाजी जोरों पर थी और चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग कैफे की मालिकन के चेहरे को, जिस पर अभी तक उसकी जवानी और हुस्न के आसार बाकी हैं, निहार रहे थे। उसे जिनका इंतजार था वो आ गए। उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और अपने छाते बंद करके हाथ में उल्टे पकड़ लिए और फिर सीढ़ियां उबूर करके डेवड़ी में दाखिल हुए। उनके छातों में से पानी की बूंदें टपक कर चिकने फर्श पर एक लकीर बनाती हुई फैल गईं और उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी कि वो किसी बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करते हुए गुजर गए थे। इनकी बेतौजीही और गुफ्तगू दोनों चीजें उसकी समझ में नहीं आई थी, सिवाय उस एक जुमले के जो उनमें से एक के मुंह से अचानक निकल गया था। यार, जिंदगी 7/19 होकर रह गई है। पहले उसने सोचा यहीं बैठा रहे। अगर उन्होंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं तो वो उनके पीछे क्यों भागे। इतनी जिंदगी यूं ही सीढ़ियों पर गुजर गई है, बाकी भी कट जाएगी। लेकिन अचानक उसे चाय की शदीद तलब महसूस हुई और कैफे की मालिकन का खूबसूरत चेहरा उसके जहन में घूम गया। लिहाजा वो अपनी जगह से उठा और फर्श पर फैले हुए पानी के कतरों के निशानों पर चलता हुआ कैफे में पहुंच गया। हालांकि वहां छत थी, फिर भी उसे हर चीज भीगी भीगी सी महसूस हो रही थी। कैफे की मालकन की चमकदार आंखें, खूबसूरत चेहरा, पतले पतले खमदार होंठ, उसके वो दोस्त जो उसके करीब पहुंचकर छाते बंद करके अंदर आ गए थे। वो उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। सबने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर एकदम सबके चेहरों पर खौफ का रंग फैल गया, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो सर झुकाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। चाय, उसने पूछा, जिसने कहा था कि जिंदगी 7/19 होकर रह गई है। हाँ, और कुछ खाऊंगा भी, उसने दबी जबान से कहा। न खाओ तो बेहतर है कि हर चीज के दाम 42% बढ़े हुए हैं।
फरीद ने कहा। भूख बहुत लगी है, उसने फरीद से आंखें मिलाए बगैर जवाब दिया। तो ऐसा करो, उसे कोई ऐसी चीज मंगवा दो जिससे उसकी भूख 28% मिट जाए, कबीर ने मशवरा दिया। फरीद ने मेन्यू कार्ड देखकर वेटर को ऑर्डर दे दिया, बगैर उससे कुछ पूछे, जैसे उसकी राय कोई मायने ना रखती हो। मैं आपकी नुमाइश में अपनी तस्वीरों की कीमतें 112% बढ़ा रहा हूं, वजीर ने अपनी ठोड़ी पंजे पर जमाते हुए इत्तला दी। ठीक है, और किया भी क्या जा सकता है, रोटी तो किसी तौर कमा खाए। मुछंदर फकीर ने पानी का गिलास मेज पर रखा और अपने दाएं हाथ की पहली उंगली से होठ पोंछते हुए वजीर से इत्तेफाक किया। वेटर चाय और खाने की चीजें ले आया था। उसने खाली गिलास समेटकर नए बर्तन मेज पर सजा दिए। चाय बनी और सबने चुस्कियां लेना शुरू किया। उसने चम्मच से ईंधन मुंह में डाला और फिर सब की तरफ देखा। सब भीगा हुआ था, सब खामोश थे। रतन काउंटर पर दोनों हाथ जमाए झुका हुआ कैफे की मालिकन से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर रतन के साथ गुफ्तगू में महफ थी। वक्त के साथ आदमी भी कैसे बदल जाता है, कबीर बोला। क्यों, क्या हुआ, फरीद ने पूछा। रतन का सरकश किरदार खत्म हो गया है। वक्त की बात है, मुझे याद है यही रतन कैफे की मालकन के बाप के साथ कैसे भिड़ गया था। हम सब ने उसका साथ दिया था। हम सब कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे और बेशुमार क्रॉकरी तोड़ दी थी। कबीर ने बताया। आखिर बात क्या हुई थी, वजीर ने पूछा। कैफे की मालकन के बाप ने एक तख्ती लगा दी थी जिस पर लिखा था, गुफ्तगू आहिस्ता कीजिए। रतन ने तख्ती देखी तो भड़क उठा। बात भी ठीक थी, हम सब भी बिफर गए। आखिर कैफे की मालकन के बाप को मजबूर होकर वो तख्ती हटाना पड़ी और जब तक वो जिंदा रहा, रतन और हम उसके साथ स्पीकिंग टर्म्स पर नहीं रहे। बस ये किया कि उसके जनाजे में शामिल हुए और अगले दिन जब उसकी लड़की ने आकर काउंटर संभाला तो सब उसके हुस्ने तौबा शिकन को देखकर धक से रह गए। ज़बानें शल हो गईं और जिस्म बेहरकत हो गए। कबीर ने दास्तान खत्म करते हुए मजीद कहा, यहां तक कि जब उसने चीजों के दाम 42% बढ़ा दिए तो भी किसी ने कुछ न कहा। मैंने रतन से एक दिन इस सिलसिले में बात की तो उसने जवाब दिया, अमेरिका से कहो सोने का भाव कम करे, अरबों से कहो तेल का दाम ना बढ़ाएं। सबने ये बात सुनी तो गहरी सोच में डूब गए। फिर अचानक फरीद बोला, बात दरअसल ये है कि रतन ने मसनूई दांत लगवा लिए हैं। मसनूई दांत तो रतन के और भी साथियों ने लगवा लिए हैं। कई मर गए हैं, कुछ को लकवा मार गया है और कुछ को सांप ने काट लिया है, फकीर ने इत्तलाअन कहा। आपके नुमाइश में शायद मुझे भी सांप काट ले, वजीर ने गहरी सांस लेते कहा। ठीक है साले, जिंदगी मजे से कटेगी फिर तुम्हारी, फरीद बोला। आदमी सारी जिंदगी सांप के काटने का इंतजार करता रहता है, फिर एक लम्हा आता है और उसकी उम्मीद बर आती है और हर चीज पर सोना चढ़ जाता है, सब सुनहरा हो जाता है। वैसे भी वजीर ने सोने पर सुहागा कर लिया है, फकीर बोला। वो कैसे, फरीद ने पूछा। इसने इस बार सब न्यूड पेंट किए हैं, नंगी आंखों पर झुकी हुई बड़ी बड़ी पलकें, शहवत के रंग में रंगे होंठ, पक्के फलों की तरह रस टपकाती छातियां, हल्के भूरे बालों में छुपी हुई शर्मगाहें और संगे मरमर के सुतूनों जैसी चिकनी सडोल राने, फकीर ने बताया। और किया भी क्या जा सकता है, जिंदगी तो 7/19 होकर रह गई है, फरीद मायूसी से बोला।
और चाय की आखिरी चुस्की लेकर खाली कप मेज पर रख दिया। रतन कैफे की मालिकन से अपनी गुफ्तगू खत्म करके लौट रहा था। वो उनकी मेज के करीब रुका और कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला, कल से मालिकन चीजों की कीमतें 31% कम कर रही है। और फिर कबीर के जवाब का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें बदस्तूर कायम थी। कबीर ने जवाब देने के बजाय पहले उसके चेहरे पर देखा और फिर बाकी लोगों के चेहरे पर। किसी के चेहरे ने उससे कुछ ना कहा तो उसने एक गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। रतन एकदम संजीदा होकर तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ गया और फिर बैठकर जेब में से नोटों का एक बंडल निकाला और नोट गिनकर बंडल फिर जेब में रख लिया। वो जो बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहता है और जिसकी कोई पहचान नहीं है और जो बेनाम है, सारा ईंधन खत्म कर चुका था और अब चाय के कप में चमचा चलाकर शक्कर घोल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसकी समझ में ये सब बिल्कुल नहीं आ रहा था कि एक एक पल में यहां कितने इनकलाब बर्पा हो चुके हैं। हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, एक तरफ वो और दूसरी तरफ वो, और वहां से हमारे दोस्त का कटा हुआ सर हमें मौसूल हो चुका है। रेडियो पर कमेंट्री चल रही थी। 3 खूबसूरत लड़कियां मर्दाना लिबासों में वारिद हुई। किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी। उन्होंने मुस्कुराकर मालिकन को विश किया। मालिकन ने भी उतनी ही खंदा पेशानी से उनके साथ जवाबी कार्रवाई की और बेनाम फिर भी किसी वाक़े के ज़हूर पजीर होने से बिल्कुल लाइल्म रहा। तुम अपने न्यूड्स को ये लिबास क्यों नहीं पहना देते वजीर? फरीद ने उन लड़कियों की तरफ कनखियों से इशारा करते हुए कहा। सेक्स तो इस लिबास में भी चौखा मिल जाएगा, मगर ये लड़कियां नंगी रह जाएंगी और फिर कहीं भी जा ना पाएंगी, वजीर ने जवाब दिया। हाँ, बात ठीक है। मेरा ख्याल है इन्हें अपनी शर्मगाहें ढांपने के लिए एक कुत्ता पाल लेना चाहिए था, छोटा सा, बड़े बड़े सफेद बालों वाला। बेनाम बोला, जिसका चेहरा ईंधन की वजह से कदरे चमक उठा था। सब हंसने लगे। वो फिर बोला, गांव से चिट्ठी आई है। एक आदमी ने कंबल डालकर शेर को मार दिया है। उसे सरकार ने 1000 रुपया इनाम दिया है। फरीद ने क़हक़हा लगाया और पूछने लगा, इस शरह से चूहा मारने के 5 रुपए ही बनेंगे ना? मेरे बाप को सरकार ने 160 रुपए महीने पर आदमी मारने के लिए रखा हुआ था। वो फौज में था और उसे राशन और वर्दी मुफ्त मिलती थी। बेनाम ने एक और इत्तला दी। मालकन अपने काउंटर पे से चीखी, ये फौज का नाम किसने लिया? मैंने जी। बेनाम अपनी सीट से खड़ा होकर बोला। उसने अपना दायां हाथ उठा रखा था, जैसे बच्चे क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने खड़े होते हैं। मालकन ने टेबल स्पून काउंटर के टॉप पर रखा और दायां हाथ कमर पर रखकर पूछा, क्या इससे पहले भी तुमने कभी सपना देखा था? याद रखो, ये रेस्टोरेंट है, बेडरूम नहीं। जी मैंने तो नहीं, मेरे बाप ने जरूर देखा था। आई एम सॉरी, बेनाम ने सहमते हुए जवाब दिया। फिर क्या हुआ? मालिकन ने गहरी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए पूछा। जी बस जैसे ही वो अपनी खंदक में से निकला, दुश्मन की गोली उसका सीना चीरती हुई निकल गई। बेनाम ने गहरे गम में डूबकर कहा और अपनी गर्दन झुका ली। ओह ठीक है, मालिकन ने कहा और फिर मुतमईन होकर अपनी सीट पर बैठ गई और हस्बे मामूल बिल काटने लगी। बेनाम भी अपनी सीट पर बैठ गया और अचानक उसने महसूस किया कि वो अकेला पड़ गया है। उसके तमाम साथी दौरान गुफ्तगू एक एक करके जा चुके थे। वो अपनी सीट पर से उठा, एक तायराना नजर सारे हॉल पर डाली। मालिकन और ग्राहक सब अपने अपने कारोबार में मसरूफ थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आर्ट गैलरी से बाहर निकला और फिर सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसे लगा रात धीरे धीरे सब तरफ अपने स्याह पर फैला रही है। वजीर की नुमाइश मुलतवी हो गई है। ये उसे फरीद ने आकर बताया था कि वो कुछ नई तस्वीरें बना रहा है
उस रोज फरीद उसके करीब ही सीढ़ियों पर आ बैठा था और उसने ये भी कहा था कि उसे उसके साथ सीढ़ियों पर बैठकर पता चला कि यहां जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। लेकिन सीढ़ियों पर बैठकर जिंदगी का असल मजा उस वक्त आता है जब बेमकानी का आलम हो, बेसरो सामानी का एहसास हो और जहन में खला का गहरा गड़ा। बेनाम ने मुस्कुराकर उसे बताया। फरीद उठा, अपने दूसरे साथियों के साथ अंदर चला गया। बेनाम हसरत भरी नजरों से उन्हें देखता रह गया। वो अंदर नहीं जा सकता था कि मालिकन ने राइट्स ऑफ एडमिशन के तहत उसका दाखिला बंद कर दिया था कि मुबादा उसकी ख्वाब देखने की आदत दूसरे ग्राहकों की बिनाई पर असरअंदाज हो। वैसे अब मालिकन की तरफ से ही उसे वक्त पर नाश्ता और चाय भिजवा दी जाती थी। वो खुश था और खामोश था। वो वजीर की नुमाइश का इफ्तिताई दिन था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बड़े बड़े लोग मदऊ थे। रेशमी लिबास सरसरा रहे थे और सारे में रंग बिखरे हुए थे और टेरिस पर कॉकटेल टेबल लगी थी। बड़े हॉल में तस्वीरें आवीज़ां थीं और छोटे हॉल में लोग खुशगप्पियां कर रहे थे। पस मंजर में शहनाई की मध्यम लय गूंज रही थी। बेनाम ने अंदर जाकर एक बार सब तरफ नजर दौड़ाई और सारे मंजर से लुत्फ अंदोज हुआ। लेकिन जब उसने दीवारों पर हैंग करती हुई वजीर की पेंटिंग्स देखी तो धक से रह गया। वहां कोई भी तस्वीर ऐसी न थी जिसका सब्जेक्ट इंसान हो, नंगा न ढापा हुआ। कुछ जानवरों की तस्वीरें थी और कुछ तस्वीरें उन लिबासों की थी जो उस दिन उन 3 लड़कियों ने पहन रखे थे और हर लिबास के साथ एक एक लंबे सफेद बालों वाला नन्हा सा कुत्ता था। एक तस्वीर पर कपड़ा पड़ा हुआ था जिसकी नकाब कुशाई चीफ गेस्ट को करना थी कि वो अभी आया न था। सब लोग उस तस्वीर को देखने के लिए बेताब थे और चीफ गेस्ट का इंतजार था। आखिर खुदा खुदा करके चीफ गेस्ट वारिद हुआ। उस तस्वीर के रुख लगी हुई बड़ी सी लाइट ऑन कर दी गई। चीफ गेस्ट ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर तस्वीर पर पड़ा हुआ कपड़ा खींच दिया। सबने जोरदार तालियां बजाईं। वो बेनाम ही की तस्वीर थी, पूरे कद की। वो उसमें दोनों बाजू फैलाए हुए नंग धड़ंग खड़ा था। तस्वीर में जिसकी तमाम रगें गुलमोहर की तरह चमक रही थी। बेनाम की हालत बड़ी अजीब थी। उसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि अगर लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये उसकी तस्वीर है तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। यूं नंग धड़ंग। मगर बड़ी अजीब बात है, वो इस भीड़ में खड़ा था। उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। उसे कोई नहीं पहचान रहा था। सब उसकी पूरे कद की तस्वीर देख रहे थे और वजीर के फन की तारीफ कर रहे थे। बेनाम काफी देर तक वहां खड़ा रहा। जब उसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी तो वो मायूसी से सर झुकाकर भीड़ से बाहर निकल गया और आर्ट गैलरी की सीढ़ियों पर जा बैठा। दूसरे दिन सुबह जब जमादार गैलरी की सफाई करने के लिए आया तो उसने दूसरे कचरे के साथ सीढ़ियों पर एक लाश भी पड़ी देखी। उसने सिक्योरिटी वालों को बुलाया, फिर एम्बुलेंस आई और लाश उठाकर ले गई। ये भी पता चला कि उसके सीने पर एक गहरा घाव है और मुर्दा आदमी का दायां हाथ खून से लथपथ है। शाम जब आर्ट गैलरी के बड़े हॉल का दरवाजा खुला तो एक कोहराम मच गया। लोगों ने देखा कि पूरे कद की तस्वीर जिसकी नकाब कुशाई चीफ गेस्ट ने की थी, उसका कैनवस बिल्कुल खाली पड़ा है। उसमें पेंट किया हुआ पूरे कद का नंगा आदमी गायब था और जगह जगह खून में डूबी हुई उंगलियों के निशान थे।